नमस्कार साथियों। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स की तो हार्ट बीट बढ़ती जा रही है, क्योंकि एग्जाम बड़ा नजदीक आ रहा है और फरवरी वाला महीना तो मानो निकल चुका है। आज 7-8 दिन फरवरी के बच्चे हैं, उसके बाद जो 9 मार्च से अपने एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू किए जाएंगे, उन बच्चों की हार्ट बीट तेज है। लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। समय का शुद्ध उपयोग करके ये बाकी जो एक्स्ट्रा दिन दिए गए 15 इन दिनों के लिए अच्छी मेहनत करते हुए अपने को चलना है और एसएससी जीडी को क्रैक करना है। साथियों, इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो जीएस का पार्ट है उसे जीएस के अंदर 15+ क्वेश्चन मैं आपको जीडी के अंदर निकाल के दूंगा। सभी शिफ्टों को ढंग से कवर करो, सभी क्लास अच्छे से कवर करो। पीछे वाला रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों अपना जो माइंड होता है ना, उस माइंड के अंदर 24 घंटे के बाद बात भूलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आज की क्लास है, ये क्लास आपको 24 घंटे तो प्रॉपरली तैयार याद रहेगी, लेकिन जैसे ही 24 घंटे का समय बीतता है उसके बाद ये माइंड स्लो होना शुरू कर देता है और पीछे की जो बातें हैं वो बात भूलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर रिवीजन सही ढंग पे और सही समय पर किया जाता है तो वो कंसेप्ट हमेशा आपके साथ याद रहेंगे और एग्जाम के अंदर भी आपको बड़ी सपोर्ट करने वाले मिलेंगे। तो इसीलिए सभी बच्चे पीछे के जो एग्जाम क्लासेज हैं, पीछे के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर की जो आपके लिए क्लास बनाई थी, उन क्लासों को सही अच्छे से रिवीजन करते चलो, जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो साथियों, आज की क्लास में भी सभी दोस्तों का दिल खोल के स्वागत है। करते हैं एसएससी जीडी के लिए अपनी मेहनत, अपनी तैयारियों का लगातार बनाए रखते हैं। जो जो नए कंटेंट है, नए नए क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, स्टैटिक या करंट जीके से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शाम को 7 बजे मिलते हैं। सही समय, सही टाइम, सही जगह, सही प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने कंटेंट को ध्यान में रखते हुए सभी अच्छे से तैयारी करना है, जिसके कारण आपकी भी अगली साल शादी, और शादी में हम जरूर आएंगे आपकी। एसएससी जीडी का एग्जाम क्रैक करो, उसके बाद अपन शादी का सेलिब्रेशन करेंगे। शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन अपने को अपनी शादी का जुगाड़ करना है, तो इसके लिए एसएससी जीडी क्रैक करना पड़ेगा। और एसएससी जीडी जिस दिन क्रैक हो जाएगा उसके बाद साथियों, एक बच्चा, एक स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स होता है, उसकी इच्छा ही ये होती है कि कैसे ना कैसे करके मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, उसके बाद मैं मेरी लाइफ जीनी स्टार्ट करूं। तो साथियों, एसएससी जीडी एक बेहतरीन मौका है उन बच्चों के लिए जो अपने आगे के भविष्य का जो सपने लेकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं भगवान से दुआ करता हूँ सभी बच्चों का सपना जरूर साकार हो, जरूर पूरा हो, लेकिन उससे पहले उस बच्चे को काफी हद तक मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आज के टाइम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को इतनी करनी पड़ती है कि साथियों, पूरे दिन, पूरी रात, पूरी दिनचर्या आपको अपने स्टडी में लगाना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर आपका एग्जाम क्रैक हो पाता है। तो जो भी बच्चा लापरवाह है वो बच्चा बिल्कुल भी अपने ट्रैक को बदल दे, अपने स्थान को बदल दे और सही दिशा में चलते बने, जिससे आपका आपका भविष्य उज्जवल बढ़ता रहे और आपकी हर इच्छाएं पूरी हो। आपके माता पिता भी आपके एग्जाम का, आपके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो उन माता पिताओं के सपनों को साकार करने के लिए बच्चों हमें कोशिश करनी पड़ती है, और इस कोशिश को हमें लास्ट स्टेज तक लेके चलना है, जिससे अपना भविष्य, अपने पेरेंट्स का भविष्य उज्जवल हो। सभी दोस्तों से यही दुआएं हैं। अच्छे से क्रैक करना है एग्जाम को। एसएससी जीडी का एग्जाम है, 9 मार्च से अपना एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 15 दिन अपने को एक्स्ट्रा मिले, इस 15 दिनों के अंदर बिल्कुल अच्छे से यूज करके और अपने को लगातार तैयारी करते हुए चलना है। तो करते हैं शुरुआत साथियों आज की विजय सीरीज की क्लास की। पीछे के जो कंटेंट है वो बच्चे जरूर देख लें, उसके साथ साथ आगे के कंटेंट अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का क्वेश्चन है कि हाल में पुष्प शो प्लास महोत्सव 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया। स्टैटिक का पार्ट है, जीडी स्टैटिक से अच्छे क्वेश्चन बनाता है। स्टैटिक और करंट जीके से रिलेटेड ज्यादा दबदबा रहता है हर बार एसएससी जीडी की हर एक शिफ्ट के अंदर। हाँ, बीच में हिस्ट्री और पॉलिटिकल और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम साथ साथ में कवर करते चलेंगे। लेकिन स्टैटिक का पार्ट, जैसे पिछली बार माधवपुर मेला नया क्वेश्चन बना था कि भारत के किस राज्य में माधवपुर मेले का आयोजन किया जाता है। गुजरात है साथियों, बोलना मत, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और उसके साथ ये पुष्प शो महोत्सव, तो अगर पूछा जाए कि पुष्प शो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो साथियों पुष्प शो प्लास महोत्सव का आयोजन किया जाता है भोपाल के अंदर। और भोपाल जगह पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर। सुना हुआ शहर है भोपाल, एमपी का शहर है, एमपी की राजधानी है। और यहीं से हर साल पुष्प पलाश शो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और 2026 का भी पुष्प पलाश शो महोत्सव का आयोजन इसी फरवरी के माह में भोपाल से शुरू हो रहा है। और भोपाल अभी चर्चा में भी रहा है, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी भारत की हर एक जन जन जानता है इस घटना को। भोपाल गैस त्रासदी सन 1984 की घटना है। एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर एक खतरनाक
गैस का रिसाव होता है जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से जाना जाता है, और इस मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण काफी मजदूरों की, श्रमिकों की मृत्यु होती है। और इस घटना को इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है भोपाल गैस त्रासदी 1984 की घटना। और उस घटना के कारण जो भी वहां ध्वस्त हुआ था, मलबे वगैरह, इमारत वगैरह गिरी थी, उन इमारतों का कचरा अभी 2025 के लेटेस्ट दिसंबर महीने में उठाया गया था। यानी मोहन यादव ने आदेश दिया था कि 1984 की घटना में जो वहां बंजर क्षेत्र पड़ा है उस जगह को साफ किया जाए, उस मलबे को कहीं बाहर, शहर से बाहर स्थापित किया जाए। तो भोपाल इसीलिए भी फेमस है। बाकी मध्य प्रदेश के कुछ चर्चित त्योहार भी है, जैसे एमपी का एक तो खजुराहो महोत्सव, ध्यान रखना है। खजुराहो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो खजुराहो महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में। एक भगोरिया महोत्सव, आदिवासी जनजाति के लोग इस महोत्सव के माध्यम से शादी करते हैं, यानी लड़कियां भागकर शादी की जाती है इस भगोरिया महोत्सव में, जो आदिवासी जनजाति में बनाए जाने वाला महोत्सव है। और उसके बाद महोत्सव है निमाड़ महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट महोत्सव है जो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो निमाड़, भगोरिया, खजुराहो या फिर फ्लोटिंग महोत्सव, नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फ्लोटिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्लोटिंग महोत्सव की शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश थे, यानी मध्य प्रदेश से फ्लोटिंग महोत्सव। और एक वो माधवपुर मेला, ध्यान रखना है कौन से स्टेट का है, क्योंकि स्टेटिक का पार्ट है, हर एक बारीकी से क्वेश्चन करना है कवर अपने को। जैसे लाइटिंग फेस्टिवल की बात करें तो लाइटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था गोवा स्टेट के अंदर, ये मेन महोत्सव है, लाइटिंग फेस्टिवल है। माधोपुर मेला है, पिछली बार जीडी माधोपुर मेले से क्वेश्चन बनाया था, क्योंकि स्टेटिक का पार्ट हर बार हर शिफ्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। पलास महोत्सव क्वेश्चन पूछा गया था, अपना आंसर हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल से। उसके बाद खजुराहो, भगोरिया, निमाड़, ये महोत्सव भी ध्यान रखने हैं। फ्लोटिंग महोत्सव भोपाल का ध्यान रखना है। लाइटिंग फेस्टिवल गोवा से, और माधोपुर मेला का आयोजन गुजरात से किया जाता है। भारत में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का तात्पर्य साथियों कि भारत के व्यक्तियों की, भारत के नागरिकों की एक ही नागरिकता होगी। ऐसा नहीं है किसी स्टेट की नागरिकता भी साथ में फॉलो की जाएगी। ये अपने देश की एकता को बनाए रखने के लिए संविधान में जोड़ा गया था एकल नागरिकता का पार्ट। क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में अपने जो एकल नागरिकता अपनाई गई थी वो किस देश के सहयोग से अपनाई गई थी? इसका तात्पर्य ये है साथियों कि भारत के संविधान में अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर जो जो पार्ट अच्छा लगा वो उस देश के संविधान से लिया गया और भारत के संविधान में जोड़ा गया। और यहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कौन सा भाग किस संविधान से लिया गया। जैसे एकल नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन बने, लेकिन उसके साथ साथ मैं 7-8 ऐसे पार्ट बताऊंगा जो दूसरे देश के संविधान से लिए गए और बार बार क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे पूछा जाए संसद, पार्लियामेंट, या फिर पूछा जाए कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट प्रणाली, ये दोनों पार्ट जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं ब्रिटेन देश के संविधान से। तो एक तो ये ध्यान रखना है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। उसके बाद बात आए नीति निर्देशक तत्वों की, नीति निर्देशक तत्व, या फिर क्वेश्चन आए राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, या फिर क्वेश्चन आए राज्यसभा के मनोनीत, राज्यसभा के सदस्य या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य की प्रक्रिया, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की प्रक्रिया। ऐसी क्लास है साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक एक कंसेप्ट लिख लो। ये लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से, क्योंकि मेजर पार्ट है, पॉलिटिकल का अच्छा पार्ट है, बार बार क्वेश्चन बनता है। क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए और अपने सोने पे सुहागा हो जाए, तो इसीलिए ये पार्ट पढ़ने अपने को। संसद, कैबिनेट प्रणाली हुई। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। मौलिक अधिकार, न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिका देश के संविधान से। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, ये तीनों जो पार्ट लिए गए हैं वो लिए गए हैं अमेरिका देश के संविधान से। जैसे अगर पूछे प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना ली गई है फ्रांस से, और प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। भाषा से रिलेटेड बात आएगी तो कौन से देश का संविधान हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। बाकी अपने संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा जो स्रोत लिए गए हैं वो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है ये ब्रिटेन या ब्रिटिश अधीन भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम पास किया जाता है जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 का नाम दिया गया है। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 से अपने भारत के संविधान में सबसे ज्यादा स्रोत, सबसे ज्यादा भाग लिए गए। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जो दूसरे देश के संविधान से लिए गए, जिसमें मौलिक अधिकार हुआ, मूल कर्तव्य हुआ,
पार्लियामेंट हुआ, राज्यसभा हुआ, लोकसभा हुआ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया हुई, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट जैसी प्रक्रिया, न्यायिक प्रणाली जो हुई, ये दूसरे देशों के संविधान से लिया गया और यहां से बार बार क्वेश्चन बनते। अब अपने बात बची एकल नागरिकता की। देखिए साथियों, एकल नागरिकता का उल्लेख है आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में और अपने संविधान के भाग 2 के अंदर एकल नागरिकता का उल्लेख कर रखा है। यानी ऐसा कोई भारतीय जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसमें 5 और 12 के बीच में कंडीशन है, जैसे दूसरे देश के लोगों को भारत की नागरिकता किस शर्त या कंडीशन के आधार पर दी जा सकती है, या फिर भारत का व्यक्ति कोई दूसरे देश के अंदर सेटल होना चाहता है, दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके अंदर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या फिर कोई शादी करके दूसरे देश की लड़की अपने भारत में आता है तो उसको किस प्रकार से भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस प्रकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 के अंदर और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में उल्लेखित है। और ये एकल नागरिकता जो ली गई है वो कौन से देश के सहयोग से ली गई है, तो अपना आंसर रहने वाला है इंग्लैंड देश के सहयोग से। अच्छा पार्ट था, पॉलिटिकल का भाग है, हर शिफ्ट के अंदर जीडी क्वेश्चन बनाती है। अब भाई वो बात चली गई क्योंकि एसएससी जीडी का बैच स्टार्टिंग अगर टाइम काफी हो तो उसके बाद एक्सप्लेन अच्छे से करवाया जा सकता है, लेकिन अब तो मैं आपको टुकड़ों में वो आंसर देने वाला हूं जो आपके एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। एक एक क्लास, एक एक टाइम, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है साथियों। ऐसे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो एसएससी जीडी भर भर के आपके एग्जाम में देने वाली है। जो भी बच्चा एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं एक बार जरूर बोलना चाहूंगा कि 9 मार्च तक आप हमारे साथ टाइम बिताएं, जिसके अंदर आपको एसएससी जीडी में बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। ये पार्ट बार बार पूछा जाता है कि भाई कौन सा भाग किस देश के संविधान से लिया गया है। 4-5 पार्ट बताइए, पार्ट ध्यान रखना है कौन से देश के संविधान से, तो एकल नागरिकता अपना आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश के संविधान से। भारत में पहले केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा प्रणाली, अभी हाल ही में इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाता है अमित शाह देश के गृह मंत्री के द्वारा, और ये बात है 15 फरवरी की। 15 फरवरी 2026 को महात्मा मंदिर पड़ता है गांधीनगर के अंदर। महात्मा मंदिर स्थित है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये गांधीनगर जगह पड़ती है गुजरात स्टेट की। और यहाँ से एक योजना, एक स्कीम, एक प्रणाली लॉन्च की जाती है देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, और वो प्रणाली है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा प्रणाली। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अमित शाह ने बताया कि भारत की खाद्य जो सब्सिडी का वितरण किया जाता है वो अभी करेंसी मुद्रा के रूप में किया जाता है, कैश के रूप में किया जाता है, और इससे जो लाभार्थी व्यक्ति है उस तक प्रॉपर पैसे पहुंच नहीं पाते। और इसीलिए इन्होंने कहा कि जो खाद्य वितरण है, खाद्य सब्सिडी वितरण, उस खाद्य सब्सिडी वितरण में डिजिटल मुद्रा के माध्यम से, डिजिटल मुद्रा के रूप में सहायता दी जाएगी। यानी इसीलिए स्कीम लॉन्च की जाती है, और इस स्कीम को कहा गया केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा प्रणाली। यानी डायरेक्टली लाभार्थी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे खाद्य सब्सिडी वितरण के दिए जाएंगे। और इस योजना को गणेश गांधीनगर के अंदर महात्मा मंदिर से लॉन्च की जाती है। तो अपना ऑप्शन सी अर्थात गांधीनगर ऑप्शन दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा गांधीनगर अर्थात गुजरात स्टेट से लॉन्च की जाती है। 2011 की जनगणना पर्सन आना है, 100% क्वेश्चन आने, 10-12 क्वेश्चन रिपीट करवाता हूं आपको, और उसका आप ध्यान से कवर कर लेना जितने भी मेन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो देखो शहरी जनसंख्या, अपना जो क्वेश्चन पूछा है, एक ग्रामीण जनसंख्या कितनी है भारत के अंदर, ग्रामीण जनसंख्या। एक पूछे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कौन से स्टेट की है। चलो जो बच्चे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, जो बच्चे जनगणना का टॉपिक कवर कर चुके हैं जिस भी प्लेटफॉर्म से, वो अपने अपने आंसर देते चलना, देखते कितनी तैयारी आपकी, जहां से भी आपने जो पढ़ा है, या फिर जिस बच्चे के एसएससी जीडी की अच्छी प्रिपरेशन है वो अपने आंसर लगातार देते रहे। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, यानी ऐसा कौन सा स्टेट है जिस स्टेट में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, या फिर सर्वाधिक शहरी आबादी वाला स्टेट, सर्वाधिक शहरी आबादी वाला राज्य। दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है। एक में तो पूछा गया कि परसेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा शहर में कौन रहते हैं, और एक में पूछा गया जनसंख्या आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा शहर में कौन से स्टेट के लोग रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक आबादी वाले शहर भारत के कौन से, यानी महानगरों की श्रेणी में महानगर बोल दो, या फिर सर्वाधिक आबादी वाले इंडिया के शहर कौन से। उसके बाद ध्यान रखना है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, अपने गांव को क्यों बोले भाई, गांव के अंदर भगवान बसता है। ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, ऐसे कौन से स्टेट है जिसकी जनसंख्या ज्यादा गांव में रहना पसंद करती है, गांव में रहती है। या फिर साक्षरता दर से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखना है, लिंगानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखना है,
शिशु लिंगानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखना है। और देखो जनगणना से ये क्वेश्चन 100% आने, अब ध्यान रखना है, या फिर जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जिस बच्चों ने कवर कर लिया है मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक बार कमेंट में अपने आंसर दे। हाँ, अपने आंसर देते चलो भाई, चेक करते कितनी कुछ तैयारी है अपनी। सबसे पहली बात पूछी गई शहरी जनसंख्या कितनी है, तो साथियों शहरी जनसंख्या है भारत की 31.6%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंकड़ा, कवर कर लेना कैसे ना कैसे करके, ट्रिक बना के अपने दिमाग में सेटल कर लेना। ये 10-12 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर मिलेगा। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 68.4% ग्रामीण जनसंख्या। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो गोवा स्टेट है, 62.2% पब्लिक इस स्टेट की शहरों में रहती है। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र की जनसंख्या ज्यादा शहरों में रहती है। सर्वाधिक आबादी वाले शहर की बात करें तो नंबर 1 तो शहर का नाम आता है मुंबई, पहला शहर तो कौन सा है, मुंबई। उसके बाद नाम आता है दिल्ली का, उसके बाद नाम आता है कोलकाता का, उसके बाद नाम आता है चेन्नई का, और नंबर 5 पे आता है बेंगलोर। ये भारत के बड़ी आबादी वाले शहर हैं, महानगरों की श्रेणी में शामिल। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है भाई। हाँ, दूसरा स्टेट जरूर बिहार है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के मामले में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी भारत के यूपी स्टेट की है। उसके बाद साक्षरता ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 74.04%, 74.04%। लेकिन ग्रामीण और शहरी ध्यान रखना है इसमें, भारत की शहरी साक्षरता दर क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ग्रामीण तो है 67.8% और शहरी है 84.1%, ऑल ओवर है 74.04%। लिंगानुपात ऑल ओवर की बात करें तो 900 कितने, 28, 38, 49, 943, 943, जिसमें से ग्रामीण का लिंगानुपात ठीक है 949 है और शहरी का है 929। इसके मामले में पिछड़ गया शहर। शिशु लिंगानुपात 919 है, ग्रामीण 924 है और शहर 905 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पूरे भारत के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 382 रहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार प्रश्न बनते हैं भाई। जनसंख्या 2011 की जनगणना से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे शादी में फूफा ना उससे ऐसा हो नहीं सकता, वैसी ही बात है। अगर जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बनता तो नहीं बनता है तो वो एग्जाम में नहीं माना जाता, और अगर फूफा शादी में ना हो तो वो शादी नहीं मानी जाती। तो साथियों ये फूफा वाली बात है, ये फूफ है, इसको रट लो कैसे ना कैसे करके, फूफा जरूर मिलेगा, इसको रुसाना मत है, शादी का एंजॉय गड़बड़ हो जाएगा। अपने शहरी पूछी थी, आंकड़ा हो जाएगा 31%, यानी 31% पब्लिक अपने भारत के अंदर शहर के अंदर सेटल है, शहरों में निवास करती है। जनसंख्या घनत्व है, लिंगानुपात, साक्षरता दर, ग्रामीण शहरी, हर प्रकार के क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। ये आंकड़े, ये बड़े इंपॉर्टेंट आंकड़े, क्वेश्चन बनते हैं हर बार, अपना आंसर 31% हो जाएगा। भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के जनक वैसे तो विक्रम साराभाई जी हैं, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी, इसरो के पिता कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया। इसका मतलब प्राचीन समय में रॉकेट लॉन्च की गई थी, विक्रम साराभाई से पहले भी रॉकेट भारत को दिया था किसी व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति का नाम पूछा गया। या फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं क्वेश्चन। एक तो पूछा जाए इसरो के पिता में, इसरो के पिता में है, या फिर पूछ सकता है सॉरी भाई, आधुनिक भारत के रॉकेट के जनक, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनके नाम से एक लैब भी पड़ती है, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र, तिरुवनंतपुरम केरला की जगह पे। एक पूछा जाए प्राचीन इतिहास या फिर इतिहास में रॉकेट प्रौद्योगिकी के जनक किसे कहा गया, रॉकेट प्रौद्योगिकी के जनक, तो साथियों आंसर ध्यान रखना है टिप्पू सुल्तान। ऑप्शन है भाई, बिल्कुल जायज है। 18वीं शताब्दी में टिप्पू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ इस रॉकेट को इस्तेमाल किया जाता है, यानी 18वीं शताब्दी के अंदर, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशों के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी रॉकेट, और इसीलिए भारत में हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड रॉकेट प्रौद्योगिकी के जनक कहा जाता है टिप्पू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली को। तो ध्यान रखना है टिप्पू सुल्तान और हैदर अली, अपना ऑप्शन टिप्पू सुल्तान है तो आंसर टिप्पू सुल्तान हो जाएगा। लेकिन विक्रम साराभाई जी को भी मत बोलना, याद रखना है।
एक पूछा जाता है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अपने देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का सितारा, द स्टार ऑफ इंडिया, भारत के सितारे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। साइंटिस्ट थे और देश के राष्ट्रपति भी थे। और इन्हीं के समय परमाणु परीक्षण किया जाता है पोखरण के अंदर। 1998 11 और 13 मई की बात है। राजस्थान के जैसलमेर के अंदर पोखरण रेंज है। उस पोखरण रेंज से भारत सरकार दूसरी बार परमाणु परीक्षण करती है। किसी भी दुनिया के देश को भनक तक नहीं लगने दी थी। देश के राष्ट्रपति उस समय हुआ करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और देश के प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी को इस बात का डर था कि अगर दुनिया के अंदर इस बात का पता चला परमाणु परीक्षण का, तो दुनिया हमारे सामने संकट खड़ा करके इस परमाणु परीक्षण को रुकवा सकती है। और इसी भय से अटल बिहारी वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम से पहली रात को पूछा था कि सर, अगर किसी को पता चल गया तो हम क्या करेंगे इस परमाणु परीक्षण का? तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हंसकर जवाब दिया था कि ना आप मैरिड हो ना मैं मैरिड हूं। अपने से बात लॉन्च होती तो अपनी वाइफ तक पहुंचती, और उसके बाद लुगाई से बात रुकती नहीं, महिलाओं से बात ठहरती नहीं, वो बात ज्यादा आगे शेयर कर सकती थी। तो चिंता करने की बात नहीं है, हम दोनों अनमैरिड है, अपने से आगे बात कहाँ जाएगी? क्योंकि आदमी अपनी पर्सनल से पर्सनल बात जो बताता है ना, वो अपनी अर्धांगिनी को, अपने लाइफ पार्टनर को ही बताता है। तो इसी मुस्कुराते हुए जवाब दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और उसके बाद भारत में परमाणु परीक्षण हुआ था, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण। एपीजे अब्दुल कलाम ने देश को 5 मिसाइलें लॉन्च की थी। उस मिसाइलों के नाम भी ध्यान रखना है, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग। ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये मिसाइलों का संबंध किस से है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। बाकी इतिहास में रॉकेट के जनक टिप्पू सुल्तान को माना जाता है। अपने ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गणतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी का प्रोग्राम। इस 26 जनवरी के प्रोग्राम में कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? बड़े बड़े हिल जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में। आपने भी जगह जगह तैयारी की, लेकिन इस प्रकार के जो कंटेंट है वो ही सिलेक्शन के समीप लेके जाते हैं, नजदीक लेके जाते हैं। पूछा गया कितनी बार राष्ट्रगान का प्रोग्राम होता है? साथियों, 2 बार राष्ट्रगान बजाया जाता है गणतंत्रता दिवस समारोह के दौरान। अगर बात करें कि सर पहली बार कब बजाया जाता है, तो पहली बार बजाया जाता है जब ध्वजारोहण होता है। और ध्वजारोहण किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा। उस ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रगान बजाया जाता है, और राष्ट्रगान बजाने का समय है 52 सेकंड। तो एक बार तो इससे समय बजाया जाता है, बाकी टोटल 2 बार बजाया जाता है। सेकंड टाइम की बात करें तो बीटिंग रिट्रीट बोलते हैं। एक प्रोग्राम होती है, सेरेमनी होती है, जिसको बीटिंग रिट्रीट के नाम से जानते हैं। और ये बीटिंग रिट्रीट समारोह जो होता है, ये गणतंत्रता दिवस का समापन समारोह का प्रतीक होता है। यानी लास्ट समारोह है गणतंत्रता दिवस के समापन समारोह है का प्रतीक किस नाम से जाना जाता है? तो बीटिंग रिट्रीट के नाम से जानते हैं समापन समारोह के प्रतीक को। और उस दौरान दूसरी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है, और अंत में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पे इस समारोह का पूर्ण रूप से समापन किया जाता है, और राष्ट्र ध्वज को झुका दिया जाता है। और ये जो बीटिंग रिट्रीट होती है, ये होती है साथियों गणतंत्रता दिवस के 3 दिन बाद विजय चौक दिल्ली पर। विजय चौक दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम होता है। मैं आपको दिखाता हूं अब की बार वाला बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रगान बजाया जाता है। तो 3 बार राष्ट्रगान बजाया जाता है। तीनों ध्यान रखना है, ये बीटिंग रिट्रीट समारोह है। बीटिंग द रिट्रीट 26 जनवरी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लास्ट धुन निकलती है, और उसके बाद राष्ट्र ध्वज को झुका दिया जाता है। और इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, जल, थल और वायु, और साथ में होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट 2026, मतलब ये गणतंत्रता दिवस के समापन समारोह का कार्यक्रम होता है, जिसमें बीटिंग रिट्रीट के नाम से जानते हैं। और इसमें बीटिंग रिट्रीट के अंदर तीनों सेनाओं के प्रमुख, यानी जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ राष्ट्रपति आते हैं। और राष्ट्रपति अंतिम बार परेड में शामिल होकर इस गणतंत्रता दिवस समारोह को समापन की ओर लेके जाता है। तो दूसरी बार बीटिंग रिट्रीट के दौरान परेड होती है, राष्ट्रगान बजता है। 2 बार ही राष्ट्रगान का प्रोग्राम होता है गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान। अच्छा क्वेश्चन था।
ये देश के अपने राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, जिनका ताल्लुक झारखंड स्टेट से है। ये उड़ीसा स्टेट में जन्मी है, लेकिन झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, लेकिन देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू को ध्यान रखना है, जो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति थी। तो साथियों, ये बीटिंग रिट्रीट प्रोग्राम है जो 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है, यानी गणतंत्रता दिवस समारोह के 3 दिन बाद समापन समारोह होता है, और उसी समापन समारोह को बीटिंग रिट्रीट के नाम से जानते हैं। और इस बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, सेना प्रमुख, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के प्रमुख के साथ राष्ट्रपति पहुंचते हैं। परेड की जाती है, राष्ट्रगान बजाया जाता है, और उसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर राष्ट्र ध्वज को झुका दिया जाता है। उस कार्यक्रम को गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम का समापन समारोह के नाम से जानते हैं। तो साथियों, बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के दौरान भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। कुल कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? तो अपना आंसर रहेगा, राष्ट्रगान गणतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कुल 2 बार बजाया जाता है। करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखो, नीति आयोग के बारे में अपनी काफी पहले बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे कंसेप्ट एक बार और रिवाइज करो। सबसे पहले किसके स्थान पर आया नीति आयोग? तो साथियों, योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950। योजना आयोग की सिफारिश पर किस योजना की शुरुआत हुई? पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 51 to 56। पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग का सदैव अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। लेकिन अपने तो नीति आयोग पूछे, क्यों लगे हुए सर बावड़े की तरह? बावड़े की तरह नहीं, जायज बता रहा हूं। क्योंकि इस योजना आयोग की सिफारिश पर इस योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग शुरू किया गया था। यानी इस योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग का गठन ध्यान रखना है। इसके भी मुखिया या फिर अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, क्योंकि योजना आयोग की जगह आया हुआ मामला है। तो इसको बोलते हैं भारत का थिंक टैंक। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, किस संस्था को भारत का थिंक टैंक कहा जाता है? तो योजना आयोग को। क्योंकि ये जो है ना, ये बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण जो पेश किया जाता है उसके अंदर अहम भूमिका निभाता है नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, सुमन बेरी। और वर्तमान में सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। तो साथियों, ध्यान रखना है, अपने पूछा गया था नियुक्ति उपाध्यक्ष के कौन करता है? आंसर रहने वाला है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, नीति आयोग के कंटेंट पढ़े हुए, ये बात नहीं पढ़ी और बात ये छप जाए तो अपने तो गड़बड़ वाली बात हो जाए। तो इसीलिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल के लेके आता हूँ जो आपने कहीं से भी नहीं पढ़े हो। हाँ, चैनल जरूर शुरुआती दिनों में गुजर रहा है, सब्सक्राइब वगैरह की हेल्प थोड़ी है, चैनल में व्यूज कम आ रहे हैं, लेकिन चैनल के अंदर कंटेंट ऐसे मिलेंगे जो सैकड़ों चैनल के अंदर यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। वो कंटेंट आपको इस चैनल से मिलेंगे। साथियों, सपोर्ट आपकी होगी, हेल्प आपकी भी होगी। हम आपको ऐसे ऐसे कंटेंट देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको प्रॉपरली ढंग से अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन आपको आपकी तरफ से हेल्प जो देनी है, वो बच्चे अपने चैनल को एक नेशनल स्तर पर लेके जाना है। सभी बच्चे कम से कम अपनी क्लासों को जरूर शेयर किया करो, जिससे अपनी हेल्प मिलती रहे और ये चैनल थोड़ा ग्रोथ करे, जिससे टीचर का भी मनोबल बढ़ता रहे और टाइम टाइम पर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जाए। इसीलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो और उसके बाद इस क्लासों को शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है, सब जानते हैं, इंडिया की खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर है, टेनिस खिलाड़ी है। जन्म हैदराबाद के अंदर हुआ था, जन्म हैदराबाद के अंदर हुआ था इनका। बाकी अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी 2023 से। 3 जानकारी तो ये हो गई। उसके बाद टेनिस का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। और पूछा गया कि इन्होंने ग्रैंड स्लैम कब जीता था, तो इन्होंने जीता था 2009 के अंदर मेलबर्न में।
मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था 2009 के अंदर। और ये भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बनी थी, भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम जीतने वाली, प्रथम महिला खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम जीतने वाली। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इन्होंने जो पहली बार ग्रैंड स्लैम जीता था वो युगल मिश्रित रूप से जीता था, यानी दो प्लेयर थे, इनके साथ एक और था महेश भूपति करके। तो महेश भूपति के साथ सन 2009 के अंदर इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था, लेकिन ये महिला पहली बनी थी ग्रैंड स्लैम जीतने वाली। आज तक के इतिहास में 6 बार ग्रैंड स्लैम विजेता, 6 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुकी है सानिया मिर्जा। आत्मकथा एस अगेंस्ट ओड्स करके बार बार आता है ये क्वेश्चन, एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा की। अवार्ड की बात करते हैं साथियों, काफी पुरस्कार मिल चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है, अर्जुन पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और 62 के अंदर पहली बार किसी लेडीज को दिया गया था, वो थी मीना शाह है। यानी सबसे पहले अर्जुन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मीना शाह है 1962 के अंदर, लेकिन इस अवार्ड की शुरुआत 1961 के अंदर होती है। और ये खेल क्षेत्र का पुरस्कार है। बाकी खेल का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, 1991-92 में शुरू किया गया था, लेकिन 2021 में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद भी कर दिए। लेकिन अर्जुन पुरस्कार 61 में शुरू होता है, जो खेल क्षेत्र का पुरस्कार है। सबसे पहले इससे सम्मानित होने वाली महिला मीना शाह है। लेकिन अर्जुन पुरस्कार सानिया मिर्जा को कब दिया गया था? तो 2004 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन से अवार्ड मिले? इन्हें पद्म श्री भी दिया जा चुका है 2006 के अंदर। इन्हें राजीव गांधी बोल दो या खेल रत्न बोल दो, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये दिया गया था इन्हें 2015 के अंदर। पद्म भूषण की बात करें तो इन्हें सम्मानित किया गया था 2016 के अंदर। बड़ी प्लेयर है, क्वेश्चन बन सकता है, अवार्ड से बन सकता है, आत्मकथा से बन सकता है, या ग्रैंड स्लैम पहली बार जीता कब, ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छे कंटेंट ध्यान रखने हैं। अपने पहली बार पूछा गया था कि अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब कब जीता था? शोएब मलिक से शादी करती है पाकिस्तान। पाकिस्तान पे भरोसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, इन्होंने गलती कर दी थी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करके। अब डिवोर्स की सिचुएशन चली थी और उसके बाद सानिया मिर्जा का डिवोर्स होकर अपने वापस भारत में सेटल होती है, 2023 में संन्यास की घोषणा कर देती है। जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं सानिया मिर्जा से, वो सभी क्वेश्चन ध्यान रखने। एस अगेंस्ट ओड्स करके बुक आत्मकथा इनकी, वो भी बार बार क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक का पार्ट है। कई बार क्वेश्चन बनते हैं ग्रैंड स्लैम विजेता से। शायद जीडी अब की बार क्वेश्चन बना दे पहली महिला ग्रैंड स्लैम विजेता कौन थी, या फिर एक अच्छा क्वेश्चन कवर किया कि भारत की पहली महिला कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत की पहली महिला मीना शाह थी, जिन्हें सन 1962 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल क्षेत्र से है, जिसकी शुरुआत सन 1961 के अंदर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी थी? एयर मार्शल का मतलब वायुसेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख। भारत की पहली महिला एयर मार्शल जो बनी थी वो थी पद्मावती बंदोपाध्याय। पद्मावती बंदोपाध्याय करके है जो भारत की पहली एयर मार्शल वायुसेना प्रमुख बनती है, बंदोपाध्याय, जिन्हें 2020 के अंदर पद्म श्री दिया गया। अब आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करते, मैं क्या कहता हूं कि आपको करंट में आज वाला नहीं करवाऊंगा, 26 भाई एसएससी जीडी है, अपने को एसएससी जीडी का एग्जाम ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी बोल के चले जाएं यूट्यूब पे करंट बता दें। एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए हमने आत्मसमर्पण कर रखा है, जितनी कोशिश की जाए उतना ही कम है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं 20, 21, 22, 23, 24 और 25 तक के हर करंट का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं अभी साथ साथ में। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों ऐड किया भाई, बहुत पुरानी बात हो गई, एयर मार्शल थी ये पहली महिला, लेकिन इन्हें 2020 में पद्म श्री मिला। तो 2020 का करंट चल रहा है अपने, और इसीलिए ये क्वेश्चन ऐड कर दिया क्योंकि ये बात बतानी ज्यादा जरूरी थी। 2020 में किस एयर मार्शल को पद्म श्री से सम्मानित किया गया, क्वेश्चन बन जाए। तो 2020 में पद्मावती बंदोपाध्याय को पद्म श्री से सम्मानित किया गया और वो अपने भारत की पहली महिला एयर मार्शल थी। अब थोड़ा सा कन्वर्ट करके करंट में कन्वर्ट करते इस क्वेश्चन को कि वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? बोलो, वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। ध्यान रखना है, अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना प्रमुख है 28वें नंबर के, 28वें क्रम के अनुसार।
यानी 28वें वायुसेना प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो अमरप्रीत सिंह का नाम ध्यान रखना है। बाकी भारत की पहली वायुसेना प्रमुख कौन थी, तो पद्मावती बंदोपाध्याय का नाम ध्यान रखना है, जिसे 2020 के अंदर पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथियों, बस जुनून और जोश के साथ स्टूडेंट की सबसे बड़ी निशानी होती है कि ईमानदारी और सख्ती के साथ अपना प्रदर्शन करते चले, जिससे आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। सबसे बड़ा प्रतीक होता है स्टूडेंट्स का आत्मशीलता और आत्मविश्वास और ईमानदारी। ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी करते चलिए, जरूर आपका परिणाम पॉजिटिव आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन इसके लिए आत्मविश्वास और ईमानदारी सबसे बड़ा प्रतीक होता है। स्टूडेंट्स लाइफ का सबसे बड़ा प्रतीक ईमानदारी होता है। अपने साथ किसी भी प्रकार की कोई नाइंसाफी, गलत बात नहीं करनी है। कोई अपनी जो मित्र मंडली जो है उसके अंदर ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को रखना है, ऐसे ऐसे दोस्तों को रखना है जो बच्चा कॉम्पिटिटिव को ही समर्पित स्टूडेंट्स हो, जो कॉम्पिटिटिव की बात करता हो, उसका सहयोग सबसे बड़ा बना रहता है साथियों। तो इसी फ्रेंड सर्कल के साथ अपने को तैयारी करनी है। और ये क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन, यानी पद्मावती बंदोपाध्याय करके। वयस्कों में सामान्य स्वसंदर, ये भी क्वेश्चन बनता है कि वयस्क जो होता है उसमें सामान्य स्वसंदर कितनी होती है। सामान्य, सामान्य मतलब नॉर्मल सिचुएशन में, और असाधारण स्थिति में क्या होती है। या फिर मान लो नवजात में, नवजात का मतलब होता है 6 माह का बच्चा, 0 से 6 माह के मध्य का जो होगा उसे नवजात बोलते हैं। इसमें स्वसंदर कितनी होती है, दोनों ध्यान रखनी है। शुरू में इंपॉर्टेंट है, सामान्य हो जाएगी 12 से 20 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। असाधारण में 12 से 25, और नवजात बच्चा 1 मिनट में सांस लेता है 40 से 60 बार। कौन सा ही पूछ ले, अपने आंसर देना है बस। देखते हैं कौन सा पूछा है। वयस्कों में सामान्य, सामान्य स्वसंदर है 12 से 20 बार। ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर अपना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं, बच्चा बादशाह, बच्चा खान, सीमांत गांधी, फर्टियर गांधी, लाल कुर्ती आंदोलन के जनक, पहला विदेशी भारतीय रत्न से सम्मानित। काफी क्वेश्चन बनते। देखो, व्यक्ति का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, संबंध है पाकिस्तान देश से। उपनाम, अन्य नाम, ज्यादातर तो यहीं से क्वेश्चन आता है। अन्य नाम है बच्चा खान, बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी, गांधी जी के कदमों पे चलने वाला व्यक्ति था फ्रंटियर गांधी, या फिर सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था सन 1929 के अंदर, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के जनक, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के जनक 1929 ईस्वी के अंदर। इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी बोलते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन का जनक पूछे तो भी खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, प्रथम विदेशी भारत रत्न से सम्मानित, यानी विदेश के लोगों को भी भारत रत्न दिया जा सकता है, सम्मानित थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कब दिया गया था, किस सरकार के द्वारा दिया गया था, किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। 1987 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाता है भारत रत्न से। और ये पहला विदेशी था जिसे भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिया गया था। अगर आज तक के इतिहास में पूछे कि कितने विदेशी हैं जिन्हें आज तक भारत रत्न दिया जा चुका है, तो सबसे पहले तो खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया था। लेकिन दूसरी बार और लास्ट बार जो भारत रत्न दिया जाता है वो विदेशी व्यक्ति था नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे नेल्सन मंडेला, जिसने रंग भेद आंदोलन चलाया था। और इसीलिए भारत सरकार ने इन्हें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और वो बात है सन 1990 ईस्वी की। तो साथियों, दूसरी बार या आखिरी बार विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, या सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाला विदेशी नागरिक कौन है। सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका संबंध पाकिस्तान से, सीमांत गांधी, फर्टियर गांधी, बच्चा खान, बादशाह खान, खुदाई खिदमतगार के जनक, लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत करने वाला, या फिर पहला विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और उसके बाद अब तक के इतिहास में 2 बार ही विदेशियों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आता है
और नेल्सन मंडेला का नाम आता है। अपने क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन डी अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार की चर्चाएं अपने लगातार रहेगी। बाकी जो कंटेंट है वो कंटेंट भी आपको लगातार दिए जाएंगे। 9 मार्च से अपने एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। 9 मार्च तक अपना टारगेट रहेगा लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन हम कवर करें। अपनी 23 क्लासें हो चुकी है। 23 क्लासों के अंदर लगभग 6,000 क्वेश्चन हमने प्रॉपरली ढंग से कवर कर लिए। क्लास आपको 45 मिलने वाली है। जो भी एसएससी जीटी का स्टूडेंट्स है या फिर रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहा है या सीएचएसएल एमटीएस का कोई भी स्टूडेंट्स है या फिर आरआरबी डिपार्टमेंट की जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन लगातार टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत साथियों।